चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ेंगे। और मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और जब तक लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक 7 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताएं थी या 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था जिसका उल्लेख 19F में था उसे 19F से हटाकर और मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसका कानूनी अधिकार के साथ साथ उसे आर्टिकल 300 कम रख दिया गया था। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 19(1) में 19(1), 2, 3, 4, 5, 6 या 19A, B, C, D, E, F, G तक कह लो आप 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए क्या है, आप याद रखना मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 प्रकार की ही स्वतंत्रता है। फिलहाल 6, मूल में 7 थी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार का उल्लेख पहले अनुच्छेद 19F में था लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था जो कानूनी अधिकार है और इसका जो उल्लेख है कानूनी अधिकार का आर्टिकल 300 कॉम है। ठीक है, आप याद रखना अनुच्छेद 300 कॉम इसका उल्लेख है। जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है जो उसका उल्लेख क्वेश्चन आता है वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आप याद रखना 19(1) या क। आप एक चीज याद रखना, अगर एग्जाम में आपका 19(1) हो तब भी आंसर वही है, 19A हो तब भी आंसर वही है, 19 हो तब भी आंसर वही है। तो तीनों का इनका मतलब एक ही होता है, आप याद रखना। ठीक है, तो आपका जो वाक या प्रेस की स्वतंत्रता है वो है आपका 19(1) में। ठीक है, और जो हमारा सूचना का अधिकार है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी 19(1) में ही है। तो ये सूचना का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) कह लो तब भी आंसर वही है, 19A कह लो तब भी आंसर वही है और 19 कह दो तब भी आंसर वही है। तो तीनों का एक ही मतलब होता है। एग्जाम में ऑप्शन देख लेना किस तरीके से उसने ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये था आपका। इसके बाद जो हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो ये है। अनुच्छेद 19(1) बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अभी बताया मैंने आपको, प्रेस की स्वतंत्रता वो उसका उल्लेख इसमें है। अनुच्छेद 19(2) कह लो, 19B कह लो, एक ही आंसर रहेगा। ठीक है, शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के सभा, सम्मेलन और इकट्ठा होने का अधिकार। शांतिपूर्वक ये आपको अधिकार दिया गया है, आपका मौलिक अधिकार है, आप कहीं भी शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन वो वहां तक कर सकते हो आप जहां तक कोई परेशानी ना हो, कानून रूल रेगुलेशन न टूटे, वहां तक आपका अधिकार है। ठीक है, फिर उसके बाद 19(3) संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर 19(4) भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी। 19(4) आपको यह कहता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई आप पे आने जाने पे बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं है। क्लियर? 19(5) भारत में कहीं भी निवास, बसने या रहने का अधिकार। 19(5) कहता है आपको, देखो अगर हम इसी चीज को 19A लिख दें तब भी बात वही है, B लिख दें तब भी वही है,
सी लिख दे तब भी वही है, डी लिख दे तब भी वही है, ई लिख दे तब भी वही है, एफ लिख दे तब भी वही है। तो इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये इंग्लिश में है और ये आपके सीरीज में है, क्लियर। तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, एग्जाम में एक ही मतलब है। 19 पाइप या 19 ई भारत में कहीं भी निवास, बसने या रहने का अधिकार आपको प्रदान करता है। 19(6) या एफ कोई भी व्यापार करने एवं आजीविका का अधिकार। इसे आप 19G कर लो, क्योंकि 19F में क्या था हमारा कि 19F में ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ये था 19F में। तो ये हमारा जो है कोई भी व्यापार करने एवं आजीविका का जो अधिकार है ये 19G में है, मतलब 7G में है। तो आप इसे ध्यान रखना। तो ये थी वो हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो हमें संविधान द्वारा प्रदान की गई है, ठीक है। तो एक तो स्वतंत्रता है हमारी बोलने की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभा सम्मेलन और इकट्ठा होने का अधिकार, तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथी है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवी है या 19E है भारत में कहीं भी निवास, बसने, रहने का अधिकार, 19G कोई भी व्यापार करने और आजीविका करने का अधिकार। तो आप ये याद रखना ABCDEFG, क्योंकि F वहां चला गया, संपत्ति का जो अधिकार था। तो आप याद रखना वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, वो आपका कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल 20 है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है? ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव। तो वो कौन सा बचाव होगा? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 20 में जो कहा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये 3 प्रकार से बचाव किया गया है कानून में, रूल रेगुलेशन में, कि अगर आप अपराध करते हो तो आपको ये बचाव किए जाएंगे। जैसे नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, याद रखना, अगर आपने अपराध कर दिया हो और एक अपराध किया हो, अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी। मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा अपराधी है, किसी ने लगभग 10 अपराध कर रखे हैं, ठीक है, और उसकी सुनवाई माननीय न्यायालय में चल रही है, तो आर्टिकल 20 ये कहता है कि आपने अगर 10 अपराध किए और एक अपराध की सुनवाई पूरी हो गई, उसकी 5 साल सजा है, तो आपको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। उसके बाद आपको सजा दी ही जाएगी अगर आपने वो सजा पूरी कर ली हो, ठीक है। तो ये कहता है। दूसरा क्या कहता है पॉइंट, अपराध करते समय जो भी कानून होगा, याद रखना, मैं भी समझाऊंगा, अपराध करते समय जो भी कानून होगा उसी के तहत सजा दी जाएगी, ना पहले वाले कानून के ना बाद वाले कानून के। इसका मतलब ये है अगर मैं आज किसी का मर्डर करता हूं, आज जो है हमारी 28 फरवरी है, ठीक है, 28 फरवरी को मर्डर की जो सजा है वो 5 साल कठोर कारावास है, ठीक है, और 10,000 रुपए जुर्माना है। तो आज की डेट में 28 फरवरी में मैंने जो अपराध किया है, मुझे आज के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी, ना तो ये अगर ये 2021 में ये था कि उसे फांसी की सजा थी और 5,000 रुपए जुर्माना था, तो वो 2021 में था कानून। तो 2021 में जो अपराध हुए होंगे उन्हें फांसी की सजा 5,000 रुपए का दंड मिला होगा। लेकिन आज जो है 28 फरवरी को जो कानून है उसमें ये कर दिया गया परिवर्तन कि अब कठोर सजा होगी और 10,000 रुपए जुर्माना होगा। तो मुझे आज के ही रूल रेगुलेशन के तहत सजा दी जाएगी, ना पहले वाले के और ना बाद वाले समय में। अगर इसमें होता है कि 10 साल की सजा है या फिर आजीवन फांसी की सजा है, तो फिर ना बाद वाले के और ना पहले वाले के, जो आज कानून है उसी के अकॉर्डिंग मुझे सजा दी जाएगी, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो आपके तीसरा कहता है पॉइंट,
किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, याद रखना, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आपने कोई अपराध कर दिया हो तो आपको न्यायालय के सामने ये नहीं कहा जा सकता जबरदस्ती कि आप अपने विरुद्ध गवाही दो। तो न्यायालय में आप स्वतंत्र हो, जो भी आपको, आपने सही किया है, अपराध किया है तो अपराध, नहीं किया है तो नहीं, तो आप वहां इंडिपेंडेंट होके आप अपनी गवाही दे सकते हो। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप अपने विरुद्ध गवाही दो। तो आर्टिकल 20 हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, फिर एक बार बता दो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाव। वो कौन कौन से बचाव होंगे? 3 बचाव है। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बारी सजा दी जाएगी। दूसरा, जो भी उस समय कानून होगा उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। तीसरा, अपने विरुद्ध किसी को भी न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 ये कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने, कोई आतंकवादी है, ठीक है, आर्टिकल 21 कहता है, जैसे आपको सबको पता है 26/11 का जो हमला हुआ था भारत में, उसमें एक आतंकवादी, क्या नाम था उसका, आमिर कसाब, अजमल आमिर कसाब पूरा नाम था, तो वो जिंदा पकड़ लिया गया था। तो अगर चाहती तो सेना और पुलिस उसे वहीं मार सकती थी, लेकिन नहीं, आर्टिकल 20 ये कहता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को जिंदा पकड़ लिया और उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके आप जीवन से उसे वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उस पर ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलेगा, अगर उसे दोषी पाया गया तो आपने देखा उसे फांसी की सजा दी गई, और अगर वो निर्दोष पाया जाता, कोई एविडेंस उसके खिलाफ ना होता, कोई सबूत ना होता, कोई साक्ष्य ना होता, तो वो छूट जाता। तो ये कहता है आर्टिकल 21 कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। कानून के अकॉर्डिंग ही उस व्यक्ति को जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्लियर है? आर्टिकल 21 का ये बाद में जोड़ा गया था। 21 का में क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं हमारे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनके लिए फ्री मतलब निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई है। और ये था, ये 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आप याद रखना, क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल फ्री शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों को दिया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 क में है। कब जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगर एग्जाम में आप एक चीज और ध्यान रखना, आर्टिकल 20 हो, 21 हो, 22 हो और 24 हो, तो 21 का नहीं है, तो आप आर्टिकल 21 कर लेंगे। क्यों? वो आपसे एक्यूरेट नहीं पूछना, वो लमसम पूछना चाह रहा आपसे, आप 21 कर लेंगे। और 21 भी और 21 का भी हो, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पूछा गया, तो फिर आप आर्टिकल 21 का करेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमारा आर्टिकल 22 है। इसके बाद हमारा जो है आर्टिकल 22 है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है आपको ये पता हो जाना चाहिए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी है कि अगर आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो वहां भी आपको कुछ छूट दी गई है और उसमें बचाव किया गया है आप लोगों का, ताकि आप अपना बचाव कर सके। तो देखिए क्या है वो बचाव। अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गलत प्रकार से हिरासत में लिया गया है,
तो उस व्यक्ति को संविधान द्वारा 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे मैं यहां हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा, पढ़ा ही तो रहा है। तो अगर यहां पुलिस आके मुझे अरेस्ट करके ले जाती है तो ये आर्टिकल 22 मेरा बचाव करता है, मुझे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मतलब ये कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। कैसे संरक्षण प्रदान करता है? अगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और जाके लॉकअप में बंद कर दिया, तो पुलिस मुझे जब न्यायालय में पेश करेगी तो वहां पुलिस को यह बताना होगा कि हमने इन्हें इसलिए गिरफ्तार किया, इन्होंने ये जुर्म किया या इन्होंने ये अपराध किया। ठीक है। और वहां मैं कहूंगा कि नहीं सर, मैंने ये कोई अपराध नहीं किया, मुझे गलत तरीके से इन्होंने अरेस्ट किया था। क्लियर है? मैं तो ये अपना काम कर रहा था। दूसरी स्वतंत्रता क्या है कि पुलिस को अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे का मतलब है आने जाने के समय को छोड़कर, माननीय न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है, जिसे पुलिस ये बतला रही कि इसने अपराध किया। क्लियर? तीसरी स्वतंत्रता यह है कि उस जो व्यक्ति है जो उसे अपनी मनपसंद का वकील करने का अधिकार होगा और वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, ताकि वो अपना बचाव कर सके। माननीय न्यायालय में अपने साक्ष्य, अपना बचाव, अपने एविडेंस प्रस्तुत कर सके वकील के माध्यम से। तो ये 3 प्रकार की आर्टिकल 22 स्वतंत्रता देता है। इसे ही कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देख लीजिए जल्दी। नंबर 1, पुलिस को माननीय न्यायालय के सामने हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। मतलब यह बताना होगा पुलिस को जज के सामने कि माय लॉर्ड या माय जज या सर, हमने इस व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया है। क्लियर? दूसरा, पुलिस को 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। तीसरी, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार कर रखा है, ये उस व्यक्ति का राइट है, अपने मनपसंद का वकील करने का अधिकार होगा और वह सलाह और वह वकील से सलाह ले सकता है। तो ये था हमारा आज का जो वो था आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो ये 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 4 आर्टिकल क्लियर करे। आर्टिकल 19, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ये था आपका पूरा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसके बाद हम आर्टिकल 23 से 24 के जो आगे होंगे, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जो भी हमारे रहेंगे वो कवर करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपकी क्लास थी आप उसे समझ गए होंगे। तो अगर कोई भी आपके मन में संशय है या कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन चलता है आपके माइंड में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसका समाधान हम करेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको 3 क्लास प्रतिदिन मिल सके। और अगर पुराने हैं तो फिक्स क्लासों के साथ, फिक्स शेड्यूल के साथ आप कंटिन्यू 3 क्लास ज्वाइन करते रहें और उन्हें बेहतर प्रकार से पढ़ते रहें। ठीक है, और बाकी लोगों को भी YouTube चैनल से हमारे जोड़ने की कोशिश करें ताकि उन लोगों को भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।